नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। हम लोग नाटक और एकांकी देख रहे थे, 35 क्वेश्चन देख चुके थे। अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बताएं कि आपको हमारे कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नागबोडस। तो ये हबीब तनवीर की है चरणदास चोर। डिटेल देखते हैं। चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्यकृति है। इसका प्रकाशन 1975 में हुआ था। इनके प्रमुख अन्य नाटक हैं आगरा बाजार जो 1954 में, शतरंज के मोहरे 1954 में, लाला सोहरत राय 1954 में, मिट्टी की गाड़ी 1958 में, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दमाद 1973 में, पोंगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज 1995 में, जहरीली दवा 2002 में और राज रक्त 2006 आदि। अब देखिए अन्य फैक्ट देखते हैं। हबीब तनवीर का पहला नाटक आगरा बाजार है। चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है। तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतकार, कवि, गायक व संगीतकार भी थे। अगला देखते हैं लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, अमृत राय। तो बताइए कौन है लहरों के राजहंस के लेखक? तो लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन ए सही है। लहरों की राजहंस जो 1963 ईस्वी में लिखी गई थी में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक है आषाढ़ के एक दिन जो 1958 में, आधे अधूरे 1969 में, विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक है डॉक्टर जो 1958 में, युगे युगे क्रांति 1969 में, टूटते परिवेश 1974 में, कुहासा और किडर 1975 में, डरे हुए लोग 1978 में, बंदनी 1979 में, अब और नहीं 1981 में, सत्ता के आर पार 1981 में, श्वेत कमल 1984 में। अगला वीडियो देखते हैं। अगला आपका फैक्ट देखते हैं। मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार थे। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। लहरों के राजहंस का कथानक अशोक घोष की सौंदर्यानंद कृति पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्ग की पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है तो कौन सा नाटक है आपका? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग और आधे अधूरे और तमस। तो ये ऑप्शन सी सही है, आधे अधूरे। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने देखा। अब देखिए निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु और लहरों का राजहंस। तो कौन है मोहन राकेश द्वारा लिखित? ऑप्शन डी सही है, लहरों के राजहंस। ऊपर अभी हम लोगों ने देखिए ये रिपीट हो रहा है। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। टूटते परिवेश, जय पराजय, अजातशत्रु, लहरों के राजहंस। तो कौन है गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित? ये लहरों के राजहंस है। ऑप्शन डी सही है। देखिए लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं है। यहाँ इसकी कसौटी नंद है। इसलिए इस नाटक का मूल द्वंद्व सुंदरी, नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोणों में उलझा हुआ है। यह अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीतकर भी हार जाते हैं। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? बताइए। लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, रक्तमाल, आषाढ़ का एक दिन। तो कौन है? रक्त कमल नहीं है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन तो है, लेकिन रक्त कमल मोहन राकेश का नहीं है। ऑप्शन सी सही है। रक्त कमल मोहन राकेश की कृति नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है। शेष नाटक मोहन राकेश के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। तो बताइए महाभारत की कथा पर, अभी हम लोगों ने ऊपर डिटेल इसका भी देखा है। तो कौन है? अंधा युग है। ऑप्शन ए सही है महाभारत की कथा पर। डिटेल देखते हैं। अंधा युग 1955 महाभारत की कथा पर आधारित है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधी गली उपेंद्रनाथ अस्क का नाटक है। और फैक्ट देखते हैं। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। अंधा युग एक गीत नाट्य है। देखिए शारदिया के नाटककार हैं। कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर और इनमें से कोई नहीं। तो कौन है शारदिया के नाटककार? देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं। शारदिया 1959 में लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं सदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन सामाजिक मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं कोणार्क जो 1951 में, पहला राजा 1969 में, दशरथ नंदन 1974 में, रघुकुल रीत 1985 में,
दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है और रघुकुल रीत इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। यह भी रामलीला पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुराड़ नाटक की रचना किसने की है? तो किसने की है? जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन बी सही है। अब देखिए, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, शारदीय, शिल्पी, आदमी का जहर। तो किसको बनाया गया है? तो देखिए, ये कोणार्क को बनाया गया है। किसका वर्ग एवं क्या गया? प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष की कथा है इसमें, कोणार्क में। अब देखिए डिटेल देखते हैं इसका। जगदीश चंद्र माथुर ने कुराड़ नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्रों, घटनाओं आदि को इस प्रकार संयोजित किया है कि वे विशिष्ट नाटकीय स्थितियों में संश्लिष्ट होते हैं। इसमें संघर्ष के कई आयाम उभरते हैं। प्रभुसत्ता और गरीब शिल्पी के बीच का संघर्ष वस्तुतः कुराड़ का निर्माण एक गहरे अंतर्द्वंद का परिणाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसके राधाचरण गोस्वामी ने किया। ऑप्शन ए सही है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर। इसका डिटेल देखते हैं। पंडित रामचरण गोस्वामी ने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री, गोसाई जी के अर्पण। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका राधाचरण गोस्वामी सही है। अब देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। तो बताइए कौन सा है? इसका ऑप्शन डी सही है, बकरी जो है ये तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति है। डिटेल देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि है। इनका पहला नाटक बकरी व्यंग्यात्मक है, यह 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके दो अन्य नाटक लड़ाई 1979 और अब गरीबी हटाओ आदि है। लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि अब गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप दिया गया है। अगला बकरी किसकी रचना है? तो अभी हम लोगों ने देखा किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अब देखिए, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और गिरधर दास ने। तो किसने किया है? ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखते हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में किया था। रघुवंश 1878, मेघदूत 1882 का भी इन्होंने हिंदी गद्य में अनुवाद किया था। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? ये नाटक है। ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं। भारतेंदु की केंद्रीय विधा नाटक है। भारतेंदु के लेखकों को नाटक और निबंध में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। नहुस नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा और गोपाल चंद के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई है नहुस नाटक? बताइए। तो ये गोपाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है नहुस नाटक। इसका ऑप्शन डी सही है। डिटेल देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान में रखकर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुस उनके पिता गोपाल चंद्र, जो जिनका नाम गिरधर दास भी था, द्वारा 1859 ईस्वी में लिखा गया था। अब देखिए, नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। ऑप्शन ए सही है। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो क्या संबंध था? अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, देखिए पिता दादा, तो क्या थे ये? गोपाल चंद्र ये थे, बाबू गिरधर दास इनके पिता थे। ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, उत्तर प्रियदर्शी नाटक गीति नाटक के लेखक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो कौन है? अज्ञेय जी हैं। डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक गीति नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ, जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक के ऊपर उठने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संग्राम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 ईस्वी को संपन्न हुआ। इस गीति नाट्य में प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया। अगला देखते हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। तो कौन है इसके रचयिता? ये रामकुमार वर्मा जी हैं। ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता रामकुमार वर्मा है। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। 1930 में उन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। रेशमिटाई, सप्तकिरण, रूप रंग, रिमझिम, चारुमित्रा, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, 5 जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टी मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना,
जूही के फूल आदि इनके एकांकी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख है। अन्य फैक्ट देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गौर करना चाहिए, हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए, सही बात है, और हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक, कोई कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो वे डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। वर्मा जी ने कभी मन से एकलव्य, उत्तरायण एवं ओ अहल्या जैसी कालजयी संस्कृति महाकाव्य लिखे हैं। अब देखिए उत्तरायण किसकी कृति है, तो अभी ऊपर हम लोगों ने देख लिया किसकी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ सस्क और डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। ऑप्शन डी ऐतिहासिक नाटककार यही है। डिटेल अभी हम लोगों ने देखा। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार है भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगंज। तो रेल का विकट खेल के नाटककार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन सी सही है। देखिए रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक है दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, वेड़ी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह आदि। अगला देखते हैं, शिव साधना नाटक है प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंदास का, उदय शंकर भट्ट का। तो ये किसका है, ऑप्शन बी सही है, हरिकृष्ण जी का है। अब देखिए डिटेल, शिव साधना 1937 ईस्वी में हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य नाटक है स्वर्णविहीन 1930 में, रक्षाबंधन 1934 में, पताल विजय 1936 में, प्रतिशोध 1937 में। सेठ गोविंदास के प्रमुख नाटक है हर्ष 1935, प्रकाश 1935, कर्तव्य दो भाग 1935 में। अब देखिए मादा कैक्टस नाटक लिखा है किसने, रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। तो किसने लिखा है मादा कैक्टस, ये लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है मादा कैक्टस। ऑप्शन बी सही है। मादा कैक्टस 1959 नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। इस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। अंधा कुआं 1955, सुंदर रस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, रक्त कमल 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, राम की लड़ाई और नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, चतुर्भुज राक्षस, पंचपुरुष, गंगा माटी आदि इनकी अन्य कृतियां हैं। अगला देखते हैं, अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो कौन है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन बी सही है। अंजू दीदी किस विधा की रचना है, कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो कौन सी विधा है, नाटक है। ऑप्शन बी सही है। अंजू दीदी 1954 में उपेंद्र नाथ अस्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है। इसकी केंद्रीय पात्र अंजू दीदी हैं जो बहुत अनुशासन प्रिय हैं। अस्क जी के अन्य नाटक है जय पराजय 1937, छठा बेटा 1940, कैद 1945, उड़ान 1946, भंवर 1950, अलग अलग रास्ते 1954 आदि। अब देखिए रस गंधर्व नाटक के रचयिता है मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष। तो कौन है रस गंधर्व नाटक के रचयिता, वह है आपके मणि मधुकर जी। ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखते हैं, रस गंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर है। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं, बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष, एक तारे की आंख और इलायची बेगम। अब देखिए डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक, प्रहसन, कहानी, गीति, परख। तो ये क्या है, डॉक्टर नामक कृति नाटक है। ऑप्शन ए सही है। विष्णु प्रभाकर के डॉक्टर नामक नाटक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है जिसमें डॉक्टर अनिला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। प्रभाकर जी एक अन्य नाटक समाधि भी है, इनका एक अन्य नाटक समाधि भी है। अगला देखते हैं, को नुक्कड़ नाटक के जनक, मतलब नुक्कड़ नाटक का जनक किसे कहा जाता है, भीष्म सानी, हबीब तनवीर, शब्द आजमी और प्रसन्ना क्या है, प्रसन्ना है गोड। तो कौन माने जाते हैं, देखिए इसका सफदर आजमी नुक्कड़ नाटक के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं इसके, सफदर हाजमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को एक नई दिशा दी। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में संचेतना नामक संस्था का गठन करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन में बल्कि चलचित्र माध्यम में भी काफी महत्व रखता है। नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल स्वयंसेवी संस्थाओं, थिएटर समूह, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों द्वारा सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक ने भी तीसरे थिएटर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हिंदी फिल्म हल्ला बोल ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ के माध्यम से आवाज उठाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ बांकेलाल, युग संधि। तो कौन सा माना जाता है, तो देखिए ये राधा कृष्ण को रेडियो नाटक माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। देखिए हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 में रेडियो में
प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित राधा कृष्ण से माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, राधा कृष्ण के लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री जी हैं। और देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में? कोणार्क, शारदीय, भारत दुर्दशा और पहला राजा। तो कौन सी है? देखिए, लगभग आप सब ऑप्शन के बारे में जानते हैं, तो ये पहला ही ऑप्शन था जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते थे, पहला राजा। तो यही है, कोणार्क जानते ही हैं, शारदीय जानते हैं, भारत दुर्दशा पहले हम लोग देख ही चुके हैं, तो इसके ऑप्शन डी सही है। अब देखिए, नेहरू युगन मोहभंग के यथार्थ को 1964 में तुगलक में कन्नड़ रंगकर्मी और नाटककार गिरीश कर्नाड ने मध्यकालीन मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के रूपक प्रस्तुत किया। तो 1969 में इसी विषय पर इसी पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाटक लिखा। खास बात यह है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगन द्वंद्व और चिंता केंद्र है। कर्नाड ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के रूपक प्रस्तुत किया, जबकि माथुर ने इसे महाभारत के राजधर्मानुशासन पर्व में बड़े पृथु के मिथक व्यक्तित्व में रूपांतरित किया। पहला राजा माथुर का अंतिम नाटक है। यह अपनी प्रयोग धर्मिता तथा युगीन समस्याओं के विन्यास के लिए प्रसिद्ध है। पहला राजा में नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्याओं को लिया गया है, जो आज और अधिक जटिल हो गई है। बच्चन सिंह के अनुसार इस नाटक में जवाहरलाल नेहरू लक्षणावृत्त से स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते थे। पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती हैं, अतः पृथु का कथानक नेहरू युगीन समस्याओं को उठाने के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। तो देखिए, पहला राजा पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावत के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में? पहला राजा में है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दृश्य काव्य की विधा है नाटक, निबंध, उपन्यास, गीतिका। कौन है? नाटक है, ऑप्शन ए सही है। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। अगला देखिए, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? तो देखिए, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ दत्त, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर। तो बताइए कौन है? तो ये है ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा जो है यथार्थवादी एकांकी के जनक माने जाते हैं। डिटेल देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 में रचित बादल की मृत्यु उनका पहला एकांकी है। इस दृष्टि से उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। यह एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान का पूरा ध्यान रखकर लिखा गया है। डॉक्टर वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिम से लिया है, किंतु उनके नाटकों की आत्मा भारतीय है। पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवा से मानते हैं। डॉक्टर वर्मा के एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित है। ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद की आधारभूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तु स्थिति तक पहुंचते हैं। पर इन एकांकियों में लेखक की आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी झोंक में यथार्थ को मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठते हैं। इसलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं, मानो उत्सर्ग या प्राणांत ही सच्चे प्रेम की कसौटी हो। अब देखिए अन्य फैक्ट। 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। श्री रामनाथ सुमन, चारुमित्रा 1942 की भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं और अज्ञेय जी ने भी लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा है कि प्रसाद का एक घूट भी एकांकी है। रूप विधान के से वह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है और ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। अगला देखते हैं। अभी डिटेल में बचा हुआ है वो देखते हैं। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी 1940 में प्रकाशित हुआ। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि उनके अन्य एकांकी संकलन है। भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कोड़े, आजादी की नींद, सिकंदर आदि हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो ये रामकुमार वर्मा जी माने जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। देखिए, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना, विनय रंजन। तो ये है रुपया तुम्हें खा गया, ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा जी की है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नूपुर, परिंदे, गुल की बनो, नदी प्यासी थी। तो बताइए कौन सी एकांकी है? तो ये ऑप्शन डी, नदी प्यासी थी, ये एकांकी है, ऑप्शन डी सही है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी है, जबकि परिंदे, गुल की बनो कहानियां हैं जिनके लेखक क्रमशः निर्मल वर्मा और धर्मवीर भारती हैं। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है लिखित। अब देखिए, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो ये किसकी है? तो ये ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर की है, प्रकाश और परछाई, ऑप्शन बी सही है।
विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रह है 12 एकांकी जो 1958, 10 बजे रात 1959, ये रेखाएं ये दायरे 1963, ऊंचा पर्वत गहरा सागर 1966, प्रकाश और परछाई मेरे प्रिय एकांकी 1970, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी 1979। अगला देखते हैं ये कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर। तो ये जगदीश चंद्र माथुर का ऑप्शन डी है, कबूतर खाना ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, ऑप्शन डी सही है। देखिए जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी, खंडहर। उपेंद्र नाथ शास्त्री रचित जो किस प्रकार की एकांकी है? देखिए प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग। तो ये किस प्रकार की एकांकी है? देखिए ये सामाजिक व्यंग पर एकांकी है, ऑप्शन बी सही है। देखिए उपेंद्र नाथ शास्त्री रचित जोक एक सामाजिक एकांकी है जो हास्य व्यंग प्रधान है। तूफान से पहले, चरवाहे आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी है। अब देखिए देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके एकांकी संग्रह हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से देखा गया है। विवाह के दिन इनका प्रहसन है। अगला देखते हैं फैक्ट इसके। अस्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की रचना की है। इनकी कैसा सांप कैसी बीबी, जोक, पक्का कहना, घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। रंगमंच में घनिष्ठ परिचय होने के कारण इनकी एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रही है। तो आज हम लोग का नाटक और एकांकी भी खत्म होता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि और लोग हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू सो मच।